नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि ये सिचुएशन है अभी जो चल रही है, जो जियो पॉलिटिकली जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में है, और उससे पहले जो ये टेंशन पहले से चली आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल इम्पैक्ट कहाँ है। ये जो चीज़ें जो भी एस्केलेशंस हो रहे हैं, या कभी किसी कंट्री के साथ में, कभी किसी कंट्री के साथ में, और जो डिस्टरबेंस जो ये क्रिएट हो रहा है, इसका मेन मोटो कहाँ पे है, ये क्या डायरेक्शन है, इससे क्या किसको फ़ायदा है, और क्या इंटेंशन लेके इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये रशिया है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी पिछले लगभग कह सकते हो इसी का पार्ट रहा था पहले, और ये यूक्रेन के साथ में इनके क्लैशेस जो है लगभग 3 साल हो गए। तो क्या आपको क्या लगता है कि रशिया का इतना वजूद नहीं है कि यूक्रेन को अब तक जीत पाता? बिल्कुल डेफिनेटली वो जीत सकता था, ठीक है। तो लेकिन इसमें केवल रशिया और यूक्रेन के साथ में नहीं है, यूक्रेन का केवल नाम है, इधर से सपोर्ट है, देन यूएसए का सपोर्ट, और ये जग जाहिर चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और वेयर अगर केवल यूक्रेन के साथ होता तो चीज़ें कब तक की सॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं पर्दे के पीछे से होके चीज़ें चल रही हैं, और ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत सारे माध्यम के तरफ से चीज़ें मतलब अपडेट होती होंगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो अपडेट है, जो सिचुएशन मैं आप लोगों के समक्ष जो ये वीडियोस लेके आएंगे, इनमें जो चीज़ें रिसेंटली चाहे वो कह सकते हैं फाइनेंसिस को लेके हों, चाहे जियो पॉलिटिकली चीज़ें हों, वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ में रिलेट है, और इनको रिलेट करने के जैसे आप ताना बाना अगर आपने मतलब जोड़ने लगते हैं कि इससे क्या, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट है, तो एक तरह से ओवरऑल सिनेरियो या रेशियो मतलब चीज़ें बनने लगती हैं, और आप ये समझ पाते हैं कि भैया कि हमारा फ्यूचर किस तरफ को है, और हमें किस तरह के स्टेप्स को लेना चाहिए। अगर ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से उस पिक्चर को देखने में आसानी होती है। तो अभी जो रिसेंटली जो चीज़ हुई थी, उसमें आपने देखा कि ईरान का जो क्लैश है, ये जो ईरान है मिडिल ईस्ट में, जो आपने ये देखा, ये इसका जो क्लैश है ये चल ही रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इजराइल एक छोटा सा कंट्री है जिसका बैकअप है यूएस के साथ, इवन ये खुद में अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, बट इसका जो चल रहा है तो वो ईरान के साथ में अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुए उसमें। अच्छा, पीछे क्यों पड़े हुए हैं ईरान के, वेयर एज यूएसए इनके थ्रू, और अभी तो जैसे डायरेक्टली जो है यूएसए ने पिछले अभी 22 को जो इन्होंने अटैक किया, इनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स जो चल रहे थे 3 साइड से, जिनके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब था उनका सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर भी वहाँ पे उन्होंने इनके जो है बॉम्बर्स ने वहाँ पे अटैक किया। और उसमें सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ना कि अभी जैसे ये कहा जाए कि नहीं, ये एक तरह से कि कौम को लेके लड़ाई है या किसी चीज़ को लेके लड़ाई है, सब टोटल जो बात आती है वो सब फाइनेंसिस को लेके आती है। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का जो सपोर्ट है वो ईरान को है, ड्यू टू कह सकते हैं कि एक तरह से कौम के लेके अगर बात करी जाए। लेकिन वहीं पे जो बड़े लोग हैं, डेवलप्ड लोग हैं, यानी कि अभी मैं बात करूं जिनके हाथ में सत्ता है या चीज़ें हैं, वही लोग जो है अपने ग्राउंड को, अपने एयर स्पेस को उन्होंने मौका मतलब दिया यूज़ करने के लिए यूएसए को, सो दैट दे शुड एबल टू इम्पैक्ट द जो भी वो अटैक करना चाह रहे थे या चीज़ें करना चाहते थे। तो पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी है। वो आसिफ मुनीर साहब जो उनके जनरल साहब हैं, जो एक सकते हैं फील्ड मार्शल बन गए हैं, तो वो उन्होंने किया। अच्छा ठीक है, मेन लड़ाई जो बात कही जा रही है पॉलिटिकली, जो कही जा रही है वो इस बात पे है कि ईरान जो है न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र ना बन जाए, कि दैट विल कहा जाता है कि एक तरह से जिम्मेदार नहीं है उतना कि सो दैट कि और चीज़ें एस्केलेशंस में गलत हाथों में चीज़ें अगर न्यूक्लियर पावर्स पहुंचेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगहों पे नहीं पहुंचेंगी, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दैट विल बी अ क्रिएट टेंशन फॉर द वर्ल्ड, ऐसा बोला गया। लेकिन कौन बॉस बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वो दूसरे को आंख दिखा रहा है। चीज़ें ऐसी तरह से चल रही हैं। हालांकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बैठता है, और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये केवल एनर्जी को लेके कहा जा रहा है, बट प्रैक्टिकली द थिंग्स आर इन डिफरेंट, और वो सब इंटेलिजेंस के थ्रू ये चीज़ें पता चल रही हैं। तो उनका पर्पज़ ये है कि आप अपने न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बिल्कुल बंद करें, ठीक है। अब इनके ऊपर अटैक हो गया तो देखो, इन्होंने
रिप्लाई में चीज़ें दी हैं, 24 घंटे से ऊपर हो गया और वहाँ पे इन्होंने अटैक्स जो है इसराइल पर जैसे चल रहे थे लगभग वैसे चल रहे हैं, बट यूएसए के साथ में यूएसए ने अटैक्स करके उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्टर्ब किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जो है पीस टेबल पे आइए, बात करिए, क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि हमने जो है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से हमें प्रॉब्लम है और हमने उनको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की, और अगर आप इन सब चीज़ों पर करेंगे तो हम डेफिनेटली वी विल टेक एक्शंस, और अगर हमने एक्शंस लिए उसके अगेंस्ट में इफ यू आर टेकिंग एनी स्टेप्स तो उसका रिटेलिएशन आपको मिलेगा। और ऐसा कहा भी जा रहा है दोनों तरफ से, उसका कोई फायदा निकल के आएगा नहीं। अब सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने ये सोचा, जो ईरान ने भाई जो सबसे पहले ये काम कर सकते थे वो ये कि हॉर्मुज की यहाँ पे जो है जो इनका चैनल है यहाँ से ऑयल का सप्लाई जो है, काफ़ी बड़ा ऑयल सप्लाई जाता है, जिसमें स्पेशली इंडिया और चाइना काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ से ऑयल रिजर्व्स को मतलब लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी इंडिया की केवल इस पे है, और रशिया पे भी है, और अभी यूएसए से भी इन्होंने बढ़ा दिया। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ों का मतलब पता चला। लेकिन इसको बंद करने के धमकी के बाद भी क्योंकि इसमें ईरान का भी नुकसान है, उन सब चीज़ों पर डीपली नहीं जाएंगे कि भैया क्यों अगर ये चैनल को बंद करते हैं तो इनका कैसे नुकसान है और चीज़ें कैसे होंगी। तो कुल मिला के बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन नहीं हो रहा है, तो चीज़ें उस तरह से हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब बाकी आगे बात करते हैं, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं कि जो डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही, जो समझ में आ रहा है, उसमें एक चीज़ ये दिखाई पड़ रही है कि जो है ईरान जो कह रहा है ना, उसे चीन और भारत होने नहीं देंगे। मतलब कह रहा है कि जो ये चैनल है इसे हम बंद कर देंगे, तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चाइना और इंडिया का है। इवन ईरान का खुद का है, लेकिन वो वॉर में है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, उनके पास जो भी सिचुएशन है, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वैश्विक आधार पर खलबली मचेगी, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं अभी इसमें हर एक का अपना हित है। कि जैसे आपने देखा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका पूरा फोकस इस बात पे है कि वी शुड आल्सो बिकम ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री, जो कि हम बेच सकें, जिसमें सबसे बड़ा आयातक कौन है भाई, इंडिया है और चाइना है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गोइंग टू बी डेवलप्ड। तो वहाँ पे ही खपाया जा सकता है, चाहे वो वेपनरी की बात करो, वेपन्स की बात करो। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को दिया कि भाई हम आपको डेवलप्ड अपने ये देंगे, कह सकते हैं वेपन्स जो है, और ऑयल आप लीजिए, ये करिए वो करिए। तो इंडिया उस तरह से बैलेंस करके चल रहा है कि बोले देखो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, हमें जहाँ सस्ता मिलेगा, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जहाँ पे भी हो, अगर यहाँ टेंशन होते हैं, हम किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं बना। क्योंकि ये इंडिया इस चीज़ को स्ट्रेटेजिकली समझता था कि भाई अगर हमने डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर एरिया, हाँ इसका फ़र्क पड़ेगा भाई, डेफिनेटली अगर चीज़ें बंद होती हैं, एस्केलेट होती हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसी वजह से देखा था आपने कि कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़े तो चीज़ें बढ़ी, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में भी दिखाई पड़ा, और भी महंगाइयों पे भी दिखाई पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो सिनेरियो है वो डायरेक्शनलेस थोड़ा सा दिखता है। इस वजह से आप ये देखेंगे कि इंडिया और चाइना इस चीज़ को पूरा स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि जोश में लेके काम किया जाए, बिकॉज हर चीज़ बैलेंसिंग वे में होती है कि भाई आप अगर ये स्टेप लेंगे तो आपका भी कुछ हमसे दबाव होगा, उनका कुछ उनसे दबाव होगा, उनसे होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक तरह से खो खो के गेम की तरह है, ठीक है। तो वही सब चलता है। तो यहाँ पे जो है कि इस तरह की सिचुएशन को इंडिया और चाइना होने नहीं देगा, और वो हुआ भी नहीं है। और वहाँ पे उसके लिए ईरान के लिए भी जो है दिक्कत है, वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनका भी डिपेंडेंसी ईंधन को लेके, जो गैसोलाइन जो पाइपलाइंस और वो सब चीज़ें हैं, वो सब भी इम्पैक्ट होगी, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी, जबकि वो इस समय वॉर की सिचुएशन में है। तो वो सब चीज़ें, और वो अभी रिसेंटली जो अपडेट मिला है उसमें यही है कि भाई दे आर नॉट टेकिंग दिस स्टेप, बिकॉज पहला तो उन्होंने यही सोचा था। अभी देख सकते हो ऑयल प्राइसेस का जो इस पे इम्पैक्ट बैठा, तो वहाँ आप देख सकते हो कि इसमें गिरावट आपको दिख रही है। वो क्यों है भाई? अभी सुबह मॉर्निंग में जब अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद जो इन्होंने जो एक डिक्लेरेशन दिया, अगर आपने न्यूज़ और उन सब चीज़ों में देखा होगा कि जो ईरान जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई, क्योंकि उसके बंद करने का, उस चैनल को बंद करने का, वो जो कह सकते हैं हॉर्मुज़ जल संधि है जो कह सकते हैं ना उसको, वो चैनल को बंद करने के लिए भी उनके एक स्टेप्स होते हैं कि भाई उनको परमिशन, ऐसा नहीं कि ईरान गवर्नमेंट ही कर देगी और चीज़ें हैं, उसमें बाकायदा बिल प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद वो ओके किया जाएगा। तो उसमें सब प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, हर एक चीज़ को समझा जाता है, जाना जाता है, एकदम से चीज़ें नहीं कर दी जाती हैं। और वहीं पर देख सकते हो कि भाई अमेरिका भी, यूएसए भी चाहता भाई उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करके उन्होंने जो एक्शन लिया, उसके बाद में तुरंत बोला कि भाई देखो हमने ये चीज़ करी है, हमने आपके साथ डायरेक्ट फाइट में नहीं है, हम आप टेबल पे आइए, हमें इस प्रोग्राम से प्रॉब्लम है और वो प्रोग्राम हम आपका नहीं होने देंगे। वो चीज़ें हैं। अब एस्केलेशंस में ईरान ने थोड़ा सा
जो इसराइल के साथ में जो क्लैशेस चल रही थी जिसमें बैकअप सपोर्ट यूएसए का है, तो वहां पे मिसाइल्स का अटैक थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, लेट इट बी, वो जो पहले से भी चल रहा था। इवन इसराइल ने भी यही कहा कि भाई ठीक है, आप जो है हम आपके साथ वॉर खत्म करते 24 घंटे के अंदर, आप जो है पीस टेबल पे आके बात करो, बिकॉज उनका जो पर्पस था वो वही था कि भाई कि वहां पे जाके हमें उनको डिस्टर्ब करना, बिकॉज नहीं चाहते हैं कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जो न्यूक्लियर कह सकते हैं कि वॉरहेड्स की बात करी गई। तो ब्रेंट ऑयल और ये सब जो है ऑयल नीचे जा रहा है, बिकॉज जिस तरह की डेवलपमेंट आपने देखो कितना फास्ट डेवलपमेंट है, कभी कुछ अभी आज जो ये ऑयल में गिरावट है तो मार्केट में सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगी कल को, और आज की जो सिचुएशन थी तो सुबह इम्पैक्ट जो बैठा उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट बैठा, उसके बाद में फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होने की दिखाई पड़ी। तो जैसे जैसा डेवलपमेंट होता है वैसा होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो ये एक बात होगी जो अभी आपने प्राइस देखा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो भी ये जो क्लैशेस चल रहे मिडिल ईस्ट में जो चल रहे हैं, जो वॉर है या कुछ है, दो तरह की बातें हैं भाई। एक तो ये है कि वेपन्स को लेके जो एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये डेवलप्ड नेशंस बने हैं, इन्होंने क्या बेचा है, इन्होंने बेचा है वेपन्स को, जो कि डिस्ट्रक्टिव है फॉर द, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है कि भाई हम बेच कैसे पाएं। आप अगर अच्छे सेलर हो जाते हैं तो बढ़िया बात। अभी जैसे चाइना है या और भी जो कंट्रीज़ हैं, वो किन, इंडिया है या कोई और भी कंट्रीज हैं जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो उन्होंने टोटल मैन्युफैक्चरिंग किस पे की है, जो ज़्यादातर स्टार्टिंग में कि जो जिनकी नीड है ह्यूमैनिटी को लेके, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की बात कर लो, चाहे यूजेस की चीज़ों की बात कर लो, चाहे गारमेंट्स की बात कर लो, चाहे व्हीकल्स की बात कर लो, चाहे किसी और चीज़ की, जो मतलब कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए हमारी जो ज़रूरत होती है, सेकेंडरी आता है फॉर द कैसे उसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी और पैसा भी बहुत ज़रूरत होता है कि वेपन्स की, डिफेंस की बात आती है कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकें, वो सब कर सकें इन सब चीज़ों पे। लेकिन सबसे बड़ा पैसा किसने कमाया? अमेरिका में तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कैसे हब नहीं है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, जो पैसा उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, डेवलप्ड है, वो पैसा टोटल टेक्नोलॉजी पे लगा, जहाँ पे उन्होंने बड़े तगड़े वेपन्स को अपने क्रिएट किया जो कि बड़े लेवल पे हैं, और उनको सेल किया। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करके एक आईफोन बेच रहे हो, आप गारमेंट्स को बेच रहे हो और सालों साल बेच रहे हो, उसके बाद आप जो पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो वो अपनी एक डिफेंस डील से जो है क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हिडन एजेंडा में आप समझ सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि इंडिया के डिफेंस बजट को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। चाइना ने भी बढ़ाया चीज़ें, क्योंकि पैसा वहाँ से बनेगा। अच्छा, अब सेलर कहाँ से लाएं भाई? जब तक कोई खरीदार पैदा नहीं होगा, तो भैया बोला गया कि जहाँ क्लैशेस हैं, क्लैशेस को जिंदा रहने दो। डेवलप्ड नेशन का क्या रहा? देखो अभी रशिया है, यूएसए, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ के, चीज़ों को, वीडियोस को देख के, समझ के आप लोगों के माध्यम लेके आया हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के समक्ष इन सब चीज़ों को एवरी नाउ एंड देन चीज़ों को लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को अगर आपका साथ रहा तो डेफिनेटली फिल्टर आउट करके चीज़ें लेके आएंगे। तो वहाँ अभी आपने ये देखा, और इसका रिलेशन है टू द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिस को लेके, ठीक है, जिस तरह का हमारा अपना जो एम है। तो मैं जो कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो क्लैशेस, अब आपने देखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट कर दिया, भाई अपना एयर स्पेस दे दिया, वहाँ उनके न्यूक्लियर साइट को अटैक कर दिया, वैसे बोलते हैं भाई भाई वो सब चीज़ें हैं। और वहीं पे इसराइल का किसी के साथ में, रशिया का किसी के साथ में, यूक्रेन का किसी के साथ में, सब चीज़ें पूरी आपस में आपाधापी और लगी पड़ी हुई ये चीज़ें ये है, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि जो मैंने डिफेंस डील की बात करी थी, तो कुल मिला के यही है कि अगर क्लैशेस नहीं होंगे तो ये मिसाइल्स रखी, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये वो डेवलपमेंट अपने कि हमारे वेपन्स कितने उस लेवल पे, उन सब चीज़ों को भी दिखाया जाता। अभी इसमें इस ऑपरेशंस में अमेरिका ने जो अपने एयरक्राफ्ट यूज़ किए हैं वो एक अल्टीमेट दर्जे के लेवल के हैं, जो जिनका जो कहते हैं भयंकर। तो उसमें अपनी एक मुकाम दिखा देना कि भाई देखो, हम वी आर द मोस्ट डेवलप्ड, वी आर हैविंग द मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम्स इन द डिफेंस सेक्टर, एंड ऑल्सो दैट कि आपके पास खरीदार है, और आपके दुश्मन को सस्ते में प्रोवाइड कर देने, तो आपकी मजबूरी बन जाती है चीज़ों को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, दिखाने के लिए, होने के लिए। नहीं तो क्या, ये अगर सब तरफ से पीस वाली बात हो जाए, केवल डेवलपिंग की बात हो जाए, तो शायद इतने ये जो मार्केट है वो टोटल ज़ीरो हो जाएगा। मैं एक डिफेंस रिलेटेड इंसान हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह का एक ऑपरेशन क्रिएट किया, और कहा कि भाई हम नहीं चाहते न्यूक्लियर और ये डेवलप। भाई आपके अलावा भी लोग हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कि उनको चिंता नहीं है इस बात की, और वही है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुल मिला के जो है बात सब जगह घूम के इकोनॉमी पे ही आ जाती है, ठीक है। ये
इजराइल ईरान के बीच में संघर्ष में जो अभी जो अटैक हुआ रिसेंटली 22 जून को जो हुआ इजराइल में तेल अवीव में, जो कह सकते हैं उन्होंने जो ईरान ने मिसाइल्स चलाई, उनके बाद जो क्या सिचुएशन हुई, और ये पूरा यहाँ पे ये जो साइट्स आप देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने पिन पॉइंट करके टारगेट किया, क्योंकि उनका एक ऐसे सेफ जगह पे था जो कि उनका कहना था ईरान का कि हमारी ये साइट बहुत ही सेफ एंड साउंड है, तो वहाँ पे उस लेवल के बॉम्ब्स को यूज़ करके और चीज़ों को डी एस्केलेट वगैरह करा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हमको क्या करना चाहिए, मैंने फिर वही वाली बात पे आ गया कि हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए, जो हमारा आगे बढ़ने का है, इन्वेस्टमेंट को लेके है, चीज़ों को लेके है। तो हमें इन डेवलपमेंट से परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि किस तरह से हमें अपनी उस जर्नी को देखते रहना है कि भाई ये एस्केलेशंस आएंगे। बोले सर कल को वर्ल्ड वॉर हो गया तो मैं चीज़ें अपने तरह से निकाल के सेव करके रख लेता हूँ। भाई आप ये जो छोटे छोटे आप क्लैशेस देख रहे हो वो एक बड़ा क्लैश होता है, लेकिन नाउ डेज इट्स नॉट दैट मच ईजी कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चीज़ें आए। अभी अगर इसमें कोई, मैं कहता हूँ कि रशिया कोई एक्शन लेता है, सपोज रशिया तो ऑलरेडी इंगेज है यूक्रेन में, इधर इधर और उधर यूक्रेन का सपोर्ट है ही, वर्ल्ड के बाकी नेशंस से जो सपोर्ट उसे मिल रहा है तभी तो वो फाइट कर रहा है इतने 3 सालों से। तो रशिया को एंगेज कर रखा। अब रशिया ने इधर के लिए थ्रीट दिया, बोले ईरान के साथ में, बोला कि अगर कुछ किया तो ये, तो अगर तो बात तो वही है, बोले एक जगह और स्टार्ट हो जाएगा क्लैश कि भाई यहाँ से मान के चलो ईरान के सपोर्ट से रशिया लड़ने आता तो भाई तुझे यूक्रेन में भी लड़ना है तो मैं यहाँ पे भी लड़ना पड़ेगा, उधर इजराइल भी बढ़ेगा, तो इधर यूएसए तो सपोर्ट यूक्रेन और उधर से था ही था यूके को, और अब यहाँ से भी जो है चीज़ें करेंगे तो दो फ्रंट में झगड़ा चलने लगेगा। कुल मिला के नुमाइश इस चीज़ की है कि भाई अपने वेपन सेक्टर को, उन सब चीज़ों को कैसे अपनी बादशाहत को बनाए रखें और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। तो ये एक छोटा सा मैं एक वीडियो लेके आया हूँ ट्रायल बेसिस पे, चीज़ों को आगे आने वाले समय में एडिट करके चीज़ों को बढ़िया से आप लोगों के साथ में चीज़ें लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू मेक द एडिटेबल वीडियो। तो ठीक है, कैसा आपको लगा, क्या कुछ है, और थोड़ा सा कंटेंट को किस तरह से और लेके आए मॉडिफाइड करके चीज़ों, सो दैट कि दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। तो वो मैं कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।